नमस्कार, स्वागत है आपका यूएस टॉक्स में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक और दिल्ली स्टूडियो से मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी भी मेरे साथ जुड़ गई हैं। लेकिन सबसे पहले आप सभी को गुड़ी पड़वा की बहुत शुभकामनाएं। आज से चैत्र नवरात्रि की भी शुरुआत हो गई, उसकी भी बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद करेंगे कि आने वाला साल आपके लिए बहुत ही शुभ में, बाजार में भी और आपकी निजी जिंदगी में भी। लेकिन आज हम बाजार की बात करें तो ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा हम करेक्शन देख रहे हैं। शुरुआत हालांकि आज भी मजबूत हुई थी, 17,200 तक निफ्टी गया, लेकिन ऊपर से करीब अब 70 अंक नीचे आकर 30 अंकों के गेंस के साथ ट्रेडिंग आज हो रही है। आज सरकारी बैंक बाजार को सहारा देने का काम कर रहे हैं। हालांकि अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो ज़्यादातर सेक्टर्स आज आपको हरे निशान में ही ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। एफएमसीजी और ऑटो को अगर हम छोड़ दें तो वहाँ थोड़ी सी सुस्ती के संकेत है, लेकिन बाकी जगहों पे सरकारी बैंकों में बढ़िया आज तेजी हमें देखने को मिल रही है। 1% ऊपर है ये इंडेक्स। अच्छा, इनफैक्ट मीडिया को छोड़ दें तो सभी के सभी सेक्टर इंडेक्स आज मजबूत हैं। निफ्टी बैंक 65 अंक ऊपर है। इसके अलावा अगर हम ज़्यादा बहुत एक्शन तो नहीं है, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि कल के गेंस को बाजार न सिर्फ आज प्रोटेक्ट कर रहा है बल्कि थोड़ा सा स्थिरता के संग ही दे रहा है यूएस फेड की पॉलिसी से पहले, जो कि आज रात को आनी है और बहुत ही क्रूशियल है। हालांकि उसके पहले ग्लोबल बाजारों में हमने मजबूती का माहौल देखा है और अगर 0.25% की रेट हाइक आती है बाजार थोड़े से निराश होंगे। आधे % के आसपास की अगर बढ़ोतरी आती है तो बाजार में हम काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी देख सकते हैं। लेकिन अपने दोनों एक्सपर्ट को शो में शामिल करेंगे और उसके पहले आपको सवाल पूछने का तरीका बता देते हैं। 9167329108 पर फ़ोन करके, SMS करके या फिर व्हाट्सएप के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। और सोशल मीडिया पर भी ET Now स्वदेश मौजूद, उसका पता है आपकी स्क्रीन पर @ET Now स्वदेश पर, फेसबुक, ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम पर जाकर आप अपने सवाल आसानी से हम तक पहुंचा सकते हैं। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं खास मेहमान, हेम सिक्योरिटीज़ की आस्था जैन और एंजल वन की स्नेहा सेठ। आस्था और स्नेहा, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है ET Now स्वदेश पर और आप दोनों को गुड़ी पड़वा की बहुत शुभकामनाएं। स्नेहा, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। कल हमने बढ़िया तेजी दिखी बाजार में, आज शुरुआत अच्छी हुई थी, लेकिन निश्चित तौर पर आज जो ट्रेडर्स का अप्रोच होगा थोड़ा सा कॉशियस साइड पर होगा, क्योंकि आज रात पॉलिसी आनी है, उसके पहले थोड़े से सतर्क होंगे। आप ये बताइए कि आप क्या सलाह दे रही हैं और आज के बचे हुए सत्र में किस तरह से अपने ट्रेड को सेटअप करना चाहिए? वेरी गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। पहले तो आपको भी अभी और सारे व्यूवर्स को हैप्पी गुड़ी पाड़वा और नवरात्रि की भी बहुत बहुत बधाई। अगर आप देखें तो मार्केट की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो मार्केट में आज अगर आप देखें तो अपसाइड में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, बट ऐसा सेलिंग नहीं है कि बहुत अग्रेसिवली सेलिंग देखने को मिल रही है, जो कि हमने रिसेंटली थोड़े टाइम से देखा था करके कि हाई लेवल से काफी फास्ट सेलिंग देखने को मिलती थी। तो अभी के लिए अगर आप देखें आज के दिन भी 17,100 के पुट में काफी सारे राइटर्स अक्यूमुलेट हो रहे हैं, तो थोड़ा सा शिफ्टिंग दिख रहा है 17,000 से 17,100 के पुट में, विच इज अ पॉजिटिव साइन। बट हालांकि 17,200 के कॉल में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉन्सेंट्रेशन है और वहां पे आज भी फ्रेश राइटिंग देखने को मिल रही है। तो आज के दिन नहीं एक्सपेक्ट करें कि कोई ज्यादा मूव आएगा, बिकॉज जैसे कि हमें पता है कि पॉलिसी मीट है, तो थोड़ा सा ट्रेडर्स कॉशियस ही रहेंगे, तो कैरी फॉरवर्ड वाले पोजीशंस नहीं रहेंगे। तो आज के दिन थोड़ा सा लाइट ही रहे, इंडेक्स में आप ज्यादा मूवमेंट एक्सपेक्ट मत करें, बट जब एटलीस्ट 16,800 16,900 को बिल्कुल ये सही सलाह है स्नेहा की तरफ से कि पोजीशन को थोड़ा सा लाइट रखना है, ज्यादा हेवी पोजीशंस नहीं बनानी है, क्योंकि आज बहुत ही क्रूशियल डे है। आज रात तक यूएस फेड की पॉलिसी आएगी और भारतीय बाजार या फिर पूरे के पूरे एशियाई बाजार कल उस पर रिएक्शन देंगे अपना। तो उसके पहले आपके लिए सलाह ये है, और उसी तरह से हम चाल आज भारतीय बाजार में भी देख रहे हैं। आज इंडेक्स के लेवल पर हल्के से गेंस है। हालांकि अगर हम ब्रॉडर मार्केट की बात करें, अगर हम मिड कैप स्मॉल कैप की बात करें, तो वहां पर गेंस थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूर हैं, लेकिन वो भी ऊपर से थोड़े से नीचे आते हुए दिख रहे हैं। हालांकि अभी भी एडवांस और डिक्लाइन का जो रेशियो है, यानी कि चढ़ने और गिरने वाले शेयरों का जो अनुपात है, अभी वो तेज़ी वाले खिलाड़ियों के पक्ष में ही है। 500 शेयर है लाल निशान में, उसके मुकाबले 3 शेयर, यानी कि 500 के मुकाबले 1500 शेयर इस वक्त हरे निशान में आपको ट्रेड करते हुए दिखेंगी। और बहुत बड़े गिरावट या फिर बहुत बड़ी तेजी एक तरफा इंडेक्स के शेयरों में कम से कम हमें इस वक्त तो नहीं दिख रही है। बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस
ये शेयर जरूर चल रहे हैं। एचडीएफसी लाइफ में भी तेजी है क्योंकि सीएलएसई की बहुत अच्छी रिपोर्ट आई है इंश्योरेंस स्टॉक्स को लेकर। और बजाज फिंसर और बजाज फाइनेंस ने जो परसों की कमजोरी थी एक दिन की, अब उसकी पूरी भरपाई 2 दिन में लगातार तेजी दिखाकर कर ली है। तो बाजार का ये सेटअप है आज का। लेकिन अब फटाफट चलिए अपने दर्शकों के सवालों को शो में शामिल करेंगे। जम्मू से रंजीत हमारे साथ हैं। रंजीत नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? नमस्कार सर। जी सर मैं जानना चाहता हूँ आईटीसी का, मेरे पास 20 शेयर हैं 265 के भाव पे। तो कुछ दिन 265 से ठीक है, 265 के भाव पर है। और अब आपको बहुत खुश होना चाहिए कि आपका जो शेयर है वो 380 रुपए के आसपास का है। हालांकि हम देख रहे हैं कि आज शेयर में हल्की सी गिरावट है, लेकिन कंजम्पशन स्पेस में हमने पिछले 2-3 सत्र में हमने उत्साह तो देखा है। आस्था, क्या सलाह होगी आपकी आईटीसी के शेयर को लेकर? बढ़िया भाव पर एंट्री, बढ़िया मुनाफा, क्या अभी इसको होल्ड करेंगे तो और बड़े लेवल्स आएंगे? 400 कब पार करेगा शेयर ये? जी बिल्कुल। गुड मॉर्निंग अभिषेक जी, गुड मॉर्निंग पूजा। सबसे पहले आपको भी गुड़ी पड़वा और चैत्र नवरात्रा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, और सभी दर्शकों को और आपकी पूरी टीम को। देखिए आईटीसी की बात करें तो मुझे तो लगता है कि बिल्कुल यहाँ पे 400 के लेवल्स भी हमें देखने को मिलेंगे। मेरे हिसाब से समय सीमा हो सकती है यहाँ पे 3 से 4 महीना हो। तो फंडामेंटल्स अभी भी इस काउंटर के अच्छे बने हुए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें इनको अपनी पोजिशन को कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि हम आगे जाते हुए अर्निंग्स विजिबिलिटी काफी स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं। सबसे ज्यादा मुझे लगता है जो इनका सिगरेट बिजनेस है वो काफी बढ़िया यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है और उसका आउटलुक भी काफी ज्यादा अच्छा है। दूसरी तरफ होटल बिजनेस भी, जिस तरह से हम देख रहे हैं हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में काफी बढ़िया यहाँ पे नतीजे भी आ रहे हैं, तो वो सेगमेंट भी इनका अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। और मुझे लगता है बजट में एक तरह से एक बढ़िया एक पुश आया है, क्योंकि बहुत बड़ा कुछ मटेरियल टैक्स रेट्स में चेंज नहीं हुआ है, वो भी कंपनी के लिए पॉजिटिव रहेगा। तो ऑल इन ऑल मुझे लगता है अगर इनको पैसा निकालने की जल्दी नहीं है तो अभी भी अपनी पोजीशन को यहाँ पे होल्ड करें। 400 के ऊपर के भी लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर कुछ मुनाफा चाहें तो ये वसूल कर सकते हैं, फिर भी 1/4 ऑफ पोजीशन में करें। 3/4 या 3/4 जितनी भी क्वांटिटी है उसको मैं होल्ड करने की ही सलाह दूंगी। ओके ठीक है। तो ये है राय इस आईटीसी पर आपके लिए। आज सपाट कारोबार हो रहा है स्टॉक में। अब आगे बढ़ेंगे। गुजरात से हमारे साथ अगले दर्शक जुड़े हैं, ध्याय जानी जी। नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। मैडम मेरे पास अपोलो माइक्रो सिस्टम के शेयर है। ठीक है, कितना समय दे सकते हैं आप? मैं 1 ईयर दे सकता हूँ। ओके। आस्था, अपोलो माइक्रोसिस्टम 487 शेयर्स इन्होंने 280 के भाव पर लिया है। हाल की ही खरीद लग रही है, लेकिन 1 साल के लिए कंपनी कैसी लग रही है आपको? जी बिल्कुल। देखिए अपोलो माइक्रो सिस्टम की यहाँ पे बात करें तो जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को यहाँ पे एक पुश मिला है, मुझे लगता है कि वो इस कंपनी के लिए एक पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि डिमांड बढ़िया बन के रहेगी। ऑफ लेट हम देख भी रहे हैं जो भी बिल्डिंग मटेरियल इंडस्ट्री है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इंडस्ट्रीज है, सब में एक बढ़िया डिमांड हमें देखने को मिली है। तो एक सेक्टोरल टेलविंड इस कंपनी के साथ चलता हुआ नजर आएगा, तो वहां पे बिल्कुल हमारी नजर रहेगी और वो मुझे लगता है कि पॉजिटिव होगा। अब अगर जो मैं यहाँ पे इसके फाइनेंशियल्स भी देख लूं तो मुझे लगता है फाइनेंशियल्स में भी इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाई दी, क्योंकि लगभग 15% की ग्रोथ बॉटम लाइन में थी, जो इनके अभी तिमाही नतीजे इन्होंने घोषित किए थे, जो कि मैं एक डिसेंट ग्रोथ मान रही हूँ। तो ऑल इन ऑल फंडामेंटल्स भी ठीक है और सेक्टोरल आउटलुक भी ठीक है, तो मेरे को लगता है कि बिल्कुल इनको अपनी पोजिशन को कंटिन्यू करना चाहिए, होल्ड करने की सलाह है। ठीक है, अपोलो माइक्रो के शेयर में बने रहने की सलाह है। 1.5% के आसपास की कमजोरी आज के सत्र में हमें शेयर में देखने को मिल रही है। मुंबई से दीपक हमारे साथ हैं। दीपक जी नमस्कार, आपके पास कौन सा शेयर है? नमस्कार, मेरा नाम दीपक है जी। मेरे पास डिक्सन के कुछ 125 शेयर्स पड़े हैं 5,000 के रेट में। तो जो मुझे उसका आउटलुक समझना था कि क्या करना चाहिए, उसके एवरेज आउट करना चाहिए है कि उसको होल्ड करना चाहिए, कितने देर तक, क्योंकि काफी नुकसान हो गया है इसमें, तो उसको कवर अप कैसे करें? ठीक है, डिक्सन टेक में और निवेशकों की चिंताएं जायज़ हैं आज था, क्योंकि ये शेयर तकरीबन 5,000 रुपए के आसपास पहुंच गया था और 2020 और 21 बहुत ही ज़बरदस्त साबित हुए। पिछले साल एक कंसोलिडेशन वाला फेज आया, शेयर ऊपरी स्तरों से गिरा और अब ये 3,000 रुपए के आसपास है। लोअर लेवल से संभलने की थोड़ी सी कोशिश इसमें दिख रही है। डिक्सन टेक
अब चूंकि ये ऊपरी स्तर पर फंसे हुए हैं, लेकिन एक चीज जो नोटिस करने वाली है कि वैल्यूएशंस अभी भी कंफर्ट जोन के आसपास आए नहीं है, अभी भी काफी ज्यादा 72 के पी पर ये ट्रेड कर रहा है शेयर। ये आपको लगता है कि अगर ये होल्ड भी करते हैं तो इनके भाव तक आने में अभी शेयर को समय लगेगा? हालांकि सरकार की तरफ से काफी पुश रहा है पीएलआई स्कीम को लेकर, लेकिन उसके बेनिफिट्स कंपनी ये ले चुकी है, शेयर में ऑलरेडी वो प्राइस्ड इन हो चुका था। यहां से आप क्या राह देख रही हैं? देखिए बिल्कुल आपने यहाँ पे सही बताया कि यहाँ पे बहुत कुछ चीजें प्राइसिंग हुई थी और जो एक नेगेटिव फैक्टर इस कंपनी के लिए मुझे अभी लग रहा है वो ये है कि इनफैक्ट मैनेजमेंट ने भी अपनी जो रेवेन्यू गाइडेंस थी उसको रिड्यूस किया है। तो वो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है क्योंकि यहाँ पे अगर रेवेन्यू गाइडेंस रिडक्शन होता है तो अल्टीमेटली वो यही दर्शाता है कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस उतनी सॉलिड नहीं आएगी और उस वजह से पीई मल्टीपल्स अभी भी ज्यादा है और फॉरवर्ड अर्निंग्स पे भी ये कंटिन्यू हाई रहेंगे। अभी क्योंकि इनको काफी बड़ा नुकसान हो रहा है, बहुत ऊपरी के स्तरों पे इन्होंने लिया है, तो एक स्ट्रेटेजी ये फॉलो कर सकते हैं, स्टैगर्ड वे में अपना थोड़ा थोड़ा ये एग्जिट करना चालू करें, यानी कि पूरा एक साथ ना निकालें, थोड़ी बहुत पोजीशन यानी 1/4 ऑफ पोजीशन को अभी नुकसान थोड़ा सा बुक करके निकालें, फिर रिमेनिंग 3/4 ऑफ पोजीशन को कुछ समय बाद निकालें, तब तक नतीजे भी आ जाएंगे और कंपनी के आगे की जो भी यहाँ पे दिशा है वो भी निर्धारित होगी। तो मैं कुछ पोजीशन में नुकसान बुक करके निकलने की सलाह दूंगी। अब खरीदना क्या है क्योंकि नुकसान हो गया है, तो कैपिटल गुड सेक्टर अभिषेक जी आपके चैनल पे मैं शायद जनवरी से या फरवरी से इसी सेक्टर पे बहुत पॉजिटिव हूँ और जितनी भी मेरी कॉल्स आ रही हैं ज्यादातर आपने भी नोटिस किया होगा कैपिटल गुड्स स्पेस से है, हमारे टारगेट्स भी उसमें लगातार अचीव हो रहे हैं। तो अभी भी ये स्पेस अट्रैक्टिव लगती है, इसमें चाहे तो ये अभी भी एक्सपोजर बना सकते हैं। एबीबी इंडिया और सीमेंस ये दोनों मुझे अभी भी पसंद आ रहे हैं और कंस्ट्रक्शन की स्पेस से एनसीसी लिमिटेड भी अच्छा है। तो यहाँ पे कहीं पे भी एक एक्सपोजर बना लें और अपने जो भी नुकसान है उसकी भरपाई कर ले। तो अभी 1/4 पोजीशन से निकले और रिमेनिंग 3/4 को तो होल्ड करना है। ठीक है, आप शेयरों के नाम बता दीजिए, बेहतर ये होगा, थोड़े से आसानी हो जाएगी लोगों को। जी बिल्कुल, देखिए सीमेंस अच्छा लगता है, आपके चैनल पे मेरे टारगेट उसमें लगातार अचीव हुए हैं, अभी भी पसंद आ रहा है, इसको लेना चाहिए। और उसके बाद एबीबी इंडिया मुझे अभी भी पसंद आ रहा है, 3500 से 3600 तक के टारगेट इसमें भी हमें देखने को मिलेंगे। एनसीसी लिमिटेड अच्छा है, 115 120 के टारगेट ये काउंटर दिखा सकता है। कंस्ट्रक्शन स्पेस की काफी बढ़िया कंपनी है और बड़ी कंपनी में एलएनटी और बैंकों में एचडीएफसी बैंक। ठीक है, तो बैंकिंग पर नजर रख सकते हैं, एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक्स, एनसीसी, एबीबी, सीमेंस जैसे स्टॉक्स भी अच्छे नजर आ रहे हैं। आप वहां पर खरीदारी कर सकते हैं और आपके नुकसान की जो भरपाई है वो इन तमाम स्टॉक्स में तेजी से हो सकती है। अब आगे बढ़ेंगे और दिल्ली से हमारे साथ अगले दर्शक जुड़े हैं, देवेंद्र। देवेंद्र जी नमस्कार, आपका सवाल पूछिए। नमस्कार मैम। मैम मेरे पास IEX के है 150 शेयर, बाइंग प्राइस है 250। ओके, यहाँ पर आस्था क्या करे? IEX इन्होंने काफी पहले की खरीद इनकी लग रही है, हालांकि जनवरी से लेकर अभी तक अगर चार्ट का ट्रेंड देखें तो कुछ रिकवर करने की कोशिश किया जरूर है इस शेयर ने, लेकिन इनके खरीदारी के भाव से काफी नीचे आ चुका है। IEX पर अभी आप बने रहने की सलाह देंगी या फिर निकल जाए? देखिए मेरे हिसाब से क्योंकि लीडिंग पावर एक्सचेंज ये कंपनी है और इनका मार्केट शेयर पूरा ही है, 99.9% मार्केट शेयर इनके पास है और मुझे लगता है कि ये अभी जो रोबस्ट ग्रोथ है वो हमें ये स्टोरी इसमें कंटिन्यू देखने को मिलेगी IEX में, और इसीलिए मैं लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी इनको होल्ड करने की सलाह दूंगी क्योंकि इतने बड़े नुकसान में निकलना मेरे को नहीं लगता कि एक लॉजिकल रहेगा। कंपनी सॉलिड है, इसका मार्केट शेयर अच्छा है, प्रोडक्ट ऑफरिंग्स काफी सॉलिड है और पावर सेक्टर की भी हम बात करें तो एक सेक्टोरल टेलविंड भी कंपनी के साथ है। तो लॉन्ग टर्म के लिए प्लीज होल्ड रखिए और जो भी आपकी कॉस्ट प्राइस है मुझे लगता है वहां तक जाने की उम्मीद है, लेकिन समय सीमा 6 महीने से लेके साल भर रखना पड़ेगा। ठीक है, IEX को लेकर ये व्यू। सुनील हमारे साथ हैं दिल्ली से। सुनील नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? नमस्कार सर, मेरे पास प्रकाश पाइप के 1500 शेयर है 172 के रेट पर। 1500 के भाव पर 172 के भाव पर 1500 शेयर हैं, करेक्ट। ठीक है, 150 रुपए के नीचे के भाव आ गए हैं आस्था। हालांकि बहुत छोटी कंपनी है प्रकाश पाइप्स, 350 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप है, लेकिन ऊपरी स्तरों से हम देख रहे हैं कि इसमें प्रेशर बढ़ रहा है
और 210 रुपये इसका 52 वीक का हाई है, 139 रुपये का इसका लो है, यानी कि अपने निचले स्तरों के आसपास साल भर की ये ट्रेड कर रही है कंपनी। आपको लगता है कि इससे बेहतर विकल्प इसी सेगमेंट में अगर किसी को कोई शेयर खरीदना तो वो होंगे, यहाँ से निकल के कहीं और स्विच कर लें? देखिए बिल्कुल, वैसे देखा जाए तो प्रकाश पाइप जो है पीवीसी पाइप मैन्युफैक्चरिंग में है और काफी पुरानी ये कंपनी है। लेकिन मेरे हिसाब से अभी भी अगर पाइप सेक्टर की ही हम बात करें, वैसे मैं इस सेक्टर में काफी ज्यादा पॉजिटिव हूँ। जिस तरह से मैंने पहले भी बोला, बिल्डिंग मटेरियल्स इंडस्ट्री काफी अच्छी लगती है। तो मेरे हिसाब से ये चाहे तो स्विच कर सकते हैं एस्ट्रल में लॉन्ग टर्म के लिए। वहां पे मुझे लगता है कि अगर इसी क्षेत्र की कंपनी है तो वहां पे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स काफी ज्यादा अच्छे हैं। और दूसरी तरफ अगर दूसरे ही सेगमेंट में इनको डाइवर्सिफाई भी करना है तो पावर सेगमेंट भी अभी अच्छा लगता है, वहां पे भी नजर बनाई जा सकती है। और सेम अगर टिकट प्राइस का स्टॉक लेना है तो एनसीसी लिमिटेड को ले लीजिए, मुझे लगता है वो भी आपको यहाँ पे नुकसान की भरपाई देता हुआ करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो ये है राय आपके शेयर पर। अगला सवाल हमें व्हाट्सएप के जरिए आया है राजस्थान से अनिल जी का। इनके पास बायोकॉन के स्टॉक हैं, 200 शेयर्स 218 के भाव पर इन्होंने लिया हुआ है। हाल की खरीद लग रही है, लेकिन स्टॉक बायोकॉन भी हम देख रहे हैं कि लगातार स्टॉक डाउन ट्रेंड में ही है। यहाँ पर कुछ रिकवरी नहीं मिल पा रही है। इनफैक्ट पिछले 6 महीने का ही चार्ट देखेंगे तो 80 अंकों की गिरावट बायोकॉन में देखने को मिली। फार्मा स्टॉक्स की हालत वैसे भी खराब है और बायोकॉन भी उसमें अंडर परफॉर्म ही कर रहा है। आस्था, आप क्या करें? बायोकॉन में इस वक्त 3000 के आसपास का नुकसान इनको हो रहा है और खरीदारी के पास ही है लेवल्स भी। निकलने की राय देंगे आप या फिर कुछ तेजी के लिए, कुछ बाउंस के लिए बने रह सकते हैं? देखिए, इन्होंने एक एक्विजिशन किया था विटारिस करके, मुझे लगता है वो एक पॉजिटिव है। कंपनी की जो यहाँ पे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वो भी ठीक ठाक थी। तो वो भी एक नया प्रोडक्ट ये लगातार लॉन्च करते जा रहे हैं, तो मुझे लगता है वो भी एक ग्रोथ ड्राइवर हो सकती है। और आर&डी पे भी पूरा फोकस है बायोकॉन का। तो ये सब कुछ ग्रोथ ड्राइवर्स हैं जो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है और इनको नुकसान यहाँ पे बुक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा डिफरेंस भी नहीं है कॉस्ट प्राइस से। तो इतनी पुरानी कंपनी और इतने फंडामेंटल्स इतने भी खराब नहीं है कि इनमें नुकसान बुक करके निकले। मे बी इट विल टेक टाइम, लेकिन मैं होल्ड करने की सलाह दूंगी। एटलीस्ट मेरे हिसाब से 220 225 के स्तर ये काउंटर दिखा सकता है। ठीक है, 220 225। आस्था, बायोकॉन क्योंकि काफ़ी ज़्यादा निराश किया है, क्या इसको निवेश के लिहाज से अगर किसी को फ्रेश बाइंग करनी हो तो आप रेकमेंड करेंगे इस लेवल पर? क्योंकि लगातार उम्मीदें रही हैं कि बायोसिमिलर वाला बिजनेस है वो अच्छा करेगा, वैसा कुछ अभी तक तो निवेशकों के हिसाब से वो रियलाइज हुआ नहीं है। क्या ट्रेडिंग बेट या फिर जिनके पास है उनके लिए ठीक है बायोकॉन बस? देखिए, मेरे हिसाब से अभी ना करें, क्योंकि इसमें एक और मैंने होल्ड करने को बोला, लेकिन एक और प्रॉब्लम जो मुझे लगती है, क्योंकि इन्होंने जब विटारिस का एक्विजिशन किया था तो उसकी वजह से लिवरेज काफी हो गया था। तो वो एक थोड़ा सा एक फैक्टर है कि आने वाले हो सकता है 3 से 6 महीने में प्रॉफिटेबिलिटी वहां पे एक क्वेश्चन मार्क रहे, क्योंकि जब लिवरेज ज्यादा होता है, इंटरेस्ट रेट हाई सिनेरियो ऑलरेडी चल रहा है, तो हो सकता है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी उतनी सॉलिड ना हो। तो तभी मेरे को लगता है कि थोड़ा सा और नीचे आता है तो ज्यादा अच्छे मौके होंगे। अभी ना उसको एवरेज आउट करें, लेकिन जो लिया हुआ है उसको अभी लॉस में भी ना निकाले, क्योंकि बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है अभिषेक जी, कॉस्ट प्राइस और जो अभी प्राइस चल रही है। इसलिए मैंने इनको होल्ड करने की सलाह दी। ठीक है, तो अभी आपको नई खरीद नहीं करनी है। अगर आपके पास लॉस में अगर शेयर है एवरेजिंग करने के लिए, अब इसको बिल्कुल अभी दूर रहिए। थोड़ा सा नीचे आ जाए तो शायद आपके लिए यहाँ पर मौके बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो बायोकॉन को लेकर ये व्यू आस्था का। दिल्ली से आशीष हमारे साथ हैं। आशीष नमस्कार, आपके पास कौन सा शेयर है? हेलो जी आशीष नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। मेरा बिरला सॉफ्ट का शेयर है लगभग 300। मैंने 284 में खरीदा था। ठीक है, 284 की बाइंग है और अब ये 271। आपने लिया कब ये आशीष शेयर? ये लगभग 1 साल हो गया। 1 साल हो गए। ठीक है, बिरला सॉफ्ट लकी निवेशक कहेंगे, क्योंकि बिरला सॉफ्ट तो हमने देखा था कि 2022 की शुरुआत में ये शेयर 500 रुपये के ऊपर के आसपास से इसके भाव थे और वहाँ से लगातार इसमें हमने करेक्शन देखे हैं बिरला सॉफ्ट के शेयर में, और अब ये 271 रुपये के आसपास, यानी कि करीब करीब आधा हो गया है भाव इसका।
आस्था जी, बिरला सॉफ्ट क्या आपको लगता है कि सही शेयर है इस सेक्टर में निवेशित रहने के लिए? क्योंकि हमने देखा है कि अच्छे अच्छे विकल्प हैं। अगर हम मिड कैप आईटी की तरफ भी जाएं तो केपीआईटी ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है। माइंडट्री अगेन एक बढ़िया बेट साबित हुआ है लोगों के लिए। हालांकि पिछले एक साल काफ़ी टर्मोइल वाले रहे आईटी सेक्टर के लिए, लेकिन इससे क्या आपको लगता है कि निकल के कहीं और स्विच कर लें? देखिए, इसमें एक और चीज ये भी है कि बीएफएसआई सेक्टर को जो ये केटर करता है वहां पे, क्योंकि विश्व स्तर पे हम देख रहे हैं जिस तरह से बैंकिंग को इश्यूज आ रहे हैं, तो वो भी एक नेगेटिव हो सकता है। और दूसरा नेगेटिव ऑलरेडी जो हो चुका है, क्योंकि आपने सही बोला, कंपनी की प्राइसेस बहुत फॉल हो गई थी। उसका कारण था रिपोर्ट किए हैं वीक सेट ऑफ नंबर्स जो Q3 ऑफ FY23 है, वहां पे वीकनेस इन्होंने दिखाई है, तो वो भी एक चिंता का कारण है और उसकी वजह से भी प्राइसेस नहीं बढ़ रहे हैं। आज हम थोड़ी सी यहाँ पे बढ़त देख रहे हैं। ऊपरी स्तरों पर निकलने का प्रयास करें, लॉन्ग टर्म में ना बने रहें, पहला राय तो ये रहेगी। और ये आपने बिल्कुल सही बोला, केपीआईटी इस क्षेत्र की एक बढ़िया कंपनी लगती है, टेक महिंद्रा एक अच्छी कंपनी लगती है, तो उधर नजर बनाया जा सकता है। और परसिस्टेंट सिस्टम भी अच्छा लगता है। तो ये 2-3 कंपनियां अच्छी हैं क्योंकि नतीजे भी बढ़िया दे रहे हैं। तो सिर्फ कुछ चुनिंदा आईटी सेक्टर की कंपनियों में ही निवेशित रहना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि फ्यूचर आउटलुक भी अभी अनसर्टेन है। ठीक है, तो ये विकल्प आपके लिए आईटी सेक्टर में आस्था की तरफ से। एक छोटा सा दायरे में है, 17,130 के आसपास से निफ्टी हल्की सी तेजी है 22-25 अंकों के आसपास की, और निफ्टी बैंक भी 50 अंक ऊपर है। बहुत थिन गेंस है बाजार में। हम देख रहे हैं कि ब्रेथ है अभी भी वो बहुत अच्छी है, पॉजिटिव है रेशियो बढ़ने और गिरने वाले शेयरों का, लेकिन दायरा बहुत सीमित है। और हम इसको आज बाजार को ऐसी उम्मीद है कि पूरे दिन ही दायरे में रहेगा यूएस फेड की पॉलिसी से ठीक पहले। लेकिन विश्वमोहन के पास चलेंगे और उनसे जानते हैं कि आज कमोडिटी की एबीसीडी में क्या है खास। देखिए, नया साल है, गुड़ी पाड़वा का दिन है और साथ ही नवरात्रि का भी पहला दिन है। तो ऐसे में फेस्टिव मौके में जब बुलियन या किसी भी गोल्ड सिल्वर की या डायमंड की जब आप शॉपिंग करने जाते हैं तो आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए, यही आज कमोडिटी की एबीसीडी का सब्जेक्ट होगा। गोल्ड ज्वेलरी में सबसे पहले आप जब भी खरीदे जाएं तो मेकिंग चार्ज का ध्यान रखें, क्योंकि आप जब भी रीसेल करेंगे तो आपको गोल्ड की वैल्यू मिलेगी, मेकिंग चार्ज की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, तो वो ध्यान रखें। जेम्स और स्टोन का जो भी अगर आपके ज्वेलरी पर लगाकर दिया जाता है तो उसका सर्टिफिकेट ले, वो क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, कितनी वैल्यू उसकी ली जा रही है, उसका अलग ब्रेकअप ले, कॉस्ट का पूरा ब्रेकअप ले ले। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि किस हिस्से में क्या कुछ जा रहा है। और जब भी खरीदे, हालांकि देश के 288 जिलों में हॉलमार्किंग ज्वेलरी बेची जाती है, लेकिन देश के कई सारे ऐसे हिस्से हैं जहां पर हॉलमार्किंग ज्वेलरी नहीं बेची जाती, तो कोशिश करें हॉलमार्क वाली ही ज्वेलरी खरीदे, क्योंकि इससे आपकी प्योरिटी की गारंटी मिल जाएगी। साथ ही अब 1 अप्रैल से 6 डिजिट वाला HUID कोड भी रहेगा, जिससे आप ज्वेलरी को पूरी तरह से ट्रैक कर पाएंगे। तो ये एक बात जरूर ध्यान दें। और ज्वेलर से हमेशा पक्की रसीद ही ले, उसी के आधार पर खरीदारी करें। अब गोल्ड ज्वेलरी खरीदारी के बाद अब बात आती है डायमंड की, क्योंकि डायमंड को लेकर काफी उलझने लोगों में रहती है कि डायमंड कैसे खरीदना चाहिए, किन सर्टिफिकेट का ध्यान रखना है। तो डायमंड को लेकर कई सारे इंटरनेशनल सर्टिफिकेट है, IGIR है, IGI है, इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल का सर्टिफिकेट होता है। इसके अलावा यूरोपियन जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट होता है, अमेरिकन जेम सोसाइटी का सर्टिफिकेट होता है। तो ये ध्यान आपको रखना है। 3 रंगों में ज़्यादातर आमतौर पर मिलते हैं, लेकिन कटिंग के हिसाब से, कलर के हिसाब से और साथ ही उनकी बनावट के हिसाब से अलग अलग उसके भाव होते हैं। और अपने भरोसेमंद ज्वेलर्स के पास ही हमेशा डायमंड लेना चाहिए। इन बातों का आप ज़रूर ध्यान रखें ताकि रीसेल वैल्यू मिले। अगर नेचुरल डायमंड है तो डेफिनेटली आपको अच्छा रीसेल वैल्यू मिलेगा, लेकिन आजकल लैब ग्रोन डायमंड भी बाजार में खूब बिक रहे हैं, लेकिन उसकी कीमत काफ़ी कम होगी, लेकिन रीसेल वैल्यू काफ़ी कम मिलेगा। और उसके लिए सर्टिफिकेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं है, उसका दायरा बहुत कम है, जागरूकता कम है। तो जब भी डायमंड खरीदने जाए तो ज्वेलर से पूछे कि ये लैब ग्रोन डायमंड है या नेचुरल डायमंड है, फिर इसकी खरीदारी करें। चाहे वो अब जो कोई भी ज्वेलरी खरीदो, डायमंड हो, गोल्ड हो, इसका ध्यान रखें। ठीक है, तो गोल्डन शॉपिंग की ABCD ये तो खास है, लेकिन विश्वमोहन आपने पूरे न्यूज़ रूम में, स्टूडियो में बस क्रिएट कर रखा है। अब आपसे दाम तो नहीं पूछेंगे, आपने अब तक छुपा है, तो आधे घंटे और हम वेट कर लेंगे, लेकिन 30 किलो सोना 1 अंगूठी के बराबर? जी बिल्कुल सही कहा आपने। 30 किलो सोना आप उस अंगूठी की कीमत में
खरीद पाएंगे। किस तरह की वो अंगूठी है, साथ ही आप 2,500 से 3,000 बाइक भी उस कीमत में खरीद पाएंगे। एक अंगूठी की इतनी कीमत है, क्या है उस अंगूठी में खास, उनके मेकर्स का क्या कहना है। साथ ही यही नहीं, कुछ और ज्वेलर्स भी होंगे जो 2.5 से 5 करोड़ रुपए तक के भी ज्वेलरी बेच रहे हैं। क्या है उस ज्वेलरी में खास, सब कुछ बताएंगे 11:30 पर। ठीक है, तो विश्वमोहन ने बिल्कुल उसको राज ही रखा है अभी, और आपको आधे घंटे का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग, 30 किलो सोना, हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि 30 किलो अगर उससे सोना आ जाएगा तो अंगूठी आखिर है किस चीज़ की बनी है। निश्चित तौर पर ये तो क्यास लगा सकते हैं कि डायमंड की अंगूठी होगी, लेकिन क्या खास है, ये सब कुछ जानने के लिए आप ये ज़रूर खास सेगमेंट देखिएगा मुनाफे की मंडी में। आगे बढ़ेंगे, यशवंत का सवाल लेंगे। गुजरात से इनका सवाल आया है फेसबुक के जरिए। इनके पास है BLS इंटरनेशनल के 300 शेयर 162 रुपए के भाव पर। BLS इंटरनेशनल जो कि वीज़ा प्रोसेसिंग का काम करती है, और निश्चित तौर पर जब दुनिया भर में अनलॉक आया, जब ट्रैवल की एक्टिविटीज़ बढ़ी, लोग एक देश से दूसरे देश में जाने लगे, तो ये वो कंपनी है जिसको डायरेक्टली इसका बेनिफिट मिलता है। हालांकि इनके खरीद भाव से के आसपास ही कहेंगे, 156 रुपए के आसपास के भाव हैं BLS में, लेकिन लोअर लेवल से हमने अच्छा पुल बैक देखा हुआ है ऑलरेडी शेयर में। अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो आस्था, BLS इंटरनेशनल, यहां से और तेजी की संभावना आपको दिखती है? किसी के पास अगर शेयर है तो क्या करें, और क्या सलाह होगी जो अभी हमारे दर्शक ने सवाल पूछा उनके लिए? आस्था जी, प्लीज अनम्यूट प्लीज। माफ कीजिए। तो BLS इंटरनेशनल की बात करें तो सलाह यहाँ पे बने रहने की है, क्योंकि कंपनी का काम आपने ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया है। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी बहुत सॉलिड आ रही है, मतलब 100% के ऊपर की ग्रोथ बॉटम लाइन में दिखाई दी। Q3 में डेट कुछ कंपनी में है नहीं, थोड़ा सा प्रॉब्लम सिर्फ वैल्यूएशन के साथ है, क्योंकि इंडस्ट्री P मल्टीपल से ज्यादा का वैल्यूएशन रखता है। बट जब इस तरह की ग्रोथ कंपनियां दिखाती है तो वहां मुझे लगता है कि उनकी वैल्यूएशन भी ज्यादा हो जाती है। तो लॉन्ग टर्म के लिए मैं बिल्कुल इस काउंटर को फंडामेंटली मुझे अच्छा लगता है, तो होल्ड करने की सलाह दूंगी। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह इस वक्त आपको दी जा रही है BLS इंटरनेशनल में। अगला सवाल ले लेते हैं, और इंस्टाग्राम पर सचिन कदम जी ने सवाल भेजा है। NMDC पर सवाल है इनका। 30 शेयर्स 129 के भाव पर इन्होंने इस स्टॉक में खरीदारी की हुई है, और हम देख रहे हैं कि इस वक्त स्टॉक इनकी खरीद से थोड़ा नीचे कारोबार कर रहा है। 112 के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है, और स्टॉक भी लगातार पिछले काफ़ी समय से यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड ही देखने को मिल रहा है। पिछले 6 महीने में करीब 14-15% की गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिल चुकी है। हालांकि क्वांटिटी कम है, इसलिए नुकसान इनको ज़्यादा नहीं हो रहा है। बट NMDC यहाँ पर आस्था, आप क्या सजेस्ट करेंगे? NMDC पर क्या करें? अभी भी होल्ड करके रखना चाहिए इन्हें, इस स्टॉक को? जी देखिए, इंडिया की बिल्कुल होल्ड करने की सलाह है, क्योंकि इंडिया की लार्जेस्ट मर्चेंट आयरन ओर माइनर ये कंपनी है। दूसरी तरफ जो क्वार्टरली नतीजे आए थे वो भी स्टडी थे, और कंपनी ने जो यहाँ पे अपने प्रोडक्शन टारगेट्स रखे हैं मेरे हिसाब से वो भी काफी सॉलिड रखे हैं फॉर FY24, जिसकी वजह से मुझे लगता है जो इनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होगी वो बढ़िया CAGR से ग्रो करती हुई नजर आएगी। तो लॉन्ग टर्म का प्रोस्पेक्टिव अच्छा लगता है, और इसीलिए होल्ड करने की सलाह रहेगी NMDC को। NMDC को होल्ड करने की सलाह है। लेकिन अब हमारे एक और ख़ास एक्सपर्ट मंदार जामसिंदेकर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे भी चर्चा को आगे बढ़ेंगे और तमाम शेयरों पर उनका व्यू भी लेंगे। मंदार, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि इंश्योरेंस स्टॉक्स में बहुत एक्शन है, और ये एक्शन पिछले कुछ सत्र से बना हुआ है, और उसकी वजह यह है कि दिग्गज ब्रोकरेज फर्म CLSA, जिसका नाम बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है, उसका अपग्रेड आया है। और CLSA ने अपने नोट में क्या कहा है ये बताने के लिए हमारे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, बताइए, हम देख रहे हैं कि तमाम स्टॉक्स चल रहे हैं इंश्योरेंस में, हालांकि काफ़ी ज़्यादा पिटे हुए थे बजट के बाद। क्या यहाँ से बड़ी अपसाइड की गुंजाइश है CLSA का? क्या मानना है इस पर? जी बिल्कुल, CLSA का जो है एक अपग्रेड आया है आपके लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स को लेकर, और उन्होंने कहा है कि जो नेगेटिव्स थी, जो बजट में अनाउंसमेंट्स हुई थी, उसके कारण जो है सारे जो फैक्टर्स है वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन हो चुके हैं, और आगे जाते हुए जो ग्रोथ के आंकड़े वो सिर्फ 0 to लेके 4% तक रहेंगे। अब देखें तो बजट से जो है लगभग ये जो लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स है लिस्टेड शेयर्स में लगभग 7 से लेकर 24% का जो है ओवरऑल गिरावट देखने मिला है। लेकिन
ब्रोकिंग हाउस कह रहे हैं कि जो रिटेल प्रोटेक्शन की जो सेगमेंट है वहाँ पे एक अच्छी ग्रोथ मोमेंटम देखने मिल रही है और फर्स्ट हाफ FY24 को जो थोड़ी सी इम्पैक्ट देखने मिल सकती है क्योंकि प्री बाइंग हो रही है लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के लिए फरवरी और मार्च को लेके। और उनका मानना है कि आगे जाते हुए अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस में जो लॉज में चेंजेस आती है तो फेयर वैल्यू में 9 से 16% का इजाफा इंश्योरेंस कंपनीज को देखने मिल सकता है। हालांकि अगर ग्रोथ आंकड़े बात करें AP नंबर्स की या वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस की तो वहाँ पे सिर्फ 0 to लेके 3% तक का ग्रोथ रहेगा मीडियम टर्म पे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात आता है कि क्या अपग्रेड्स आए हैं तो क्या स्टॉक्स के लक्ष्य रखे हैं। सबसे पहले आता है SBI लाइफ का, यहाँ पे अपग्रेड आउट परफॉर्म से बाई कर दिया गया है, 1325 रुपये का लक्ष्य रखा है। HDFC लाइफ का जो है अपग्रेड कर दिया है, सेल से लेके अंडर परफॉर्म तक 500 रुपये का लक्ष्य रखा है। मैक्स फाइनेंशियल का 780 रुपये का लक्ष्य है और आप ICICI प्रू में 485 रुपीज़ का लक्ष्य देखा गया है। HDFC लाइफ का देखा जाए तो सिर्फ 4% का रिटर्न पोटेंशियल है, लेकिन जो बाकी 3 लिस्टेड इंश्योरेंस कंपनीज हैं वहाँ पे एक अच्छा रनवे देखने मिल रहा है। लगभग आप कह सकते हैं 17 से लेके 24% तक का जो है रिटर्न पोटेंशियल यहाँ से आगे देखते हुए देखने मिल रहा है। ठीक है, शुक्रिया शरद। तो इंश्योरेंस स्टॉक्स पर CLSA का अपग्रेड और जो भी हमने करेक्शन देखा है बजट के बाद, अब CLSA का मानना है कि नेगेटिव्स सारे के सारे शेयर भाव में शामिल हो गए थे और यहाँ से उम्मीद करनी चाहिए कि ये शेयर चलेंगी। 21% SBI लाइफ, HDFC लाइफ में थोड़ी सी कम 4% की, बाकी मैक्स फाइनेंशियल और ICICI प्रूडेंशियल में भी बढ़िया रिटर्न्स की यहाँ से उम्मीद जताई जा रही है। और आज हम देख रहे हैं कि बाजार ने तो अपने सारे के सारे गेंस गंवा दिए। बाजार ऊपरी स्तरों से करीब हम देख रहे हैं कि अब 80-90 अंक नीचे आकर ट्रेड कर रहा है और निफ्टी बैंक तो अब बाकायदा लाल निशान में चला भी गया है। लेकिन इंश्योरेंस स्टॉक्स मजबूत हैं अभी भी। HDFC लाइफ 2% ऊपर है, SBI लाइफ 2% ऊपर है और ICICI प्रू में भी हम तेजी का ही आज कारोबार दिख रहे हैं। मंदार, आपसे ये जानना चाहेंगे कि मान लीजिए अगर ये सारे के सारे 4 स्टॉक्स हैं, अगर हम चार्ट के लिहाज से इनको अगर हम सॉर्ट करें अगर, तो आपको स्ट्रेंथ कहां पर दिख रही है, आप कहां पर दांव लगाने की सलाह देंगे? अभिषेक जी गुड मॉर्निंग। देखिए मुझे लगता है कि ये सारे स्टॉक्स अगर कंपेयर करते हैं तो SBI लाइफ ये एक बढ़िया सा स्टॉक होगा और इसके पीछे रीजन ये है कि ये स्टॉक्स में हमने हाल ही में वीकनेस देखने को मिला है, लेकिन SBI लाइफ एक ऐसा स्टॉक है कि जो सपोर्ट लेवल्स को रिस्पेक्ट करके बाउंस बैक कर चुका है और बाकी के जो स्टॉक्स हैं वो सपोर्ट लेवल के अभी भी नीचे, यानी इंपॉर्टेंट जो क्रूशियल लेवल्स हैं उसके नीचे है। अब SBI लाइफ का अगर मैं चार्ट देखता हूं तो ये 1050 के आसपास इस स्टॉक में बहुत बढ़िया सा सपोर्ट है। ये सपोर्ट रिस्पेक्ट करके स्टॉक में हमने पिछले 2-3 दिनों में एक 50-70 रुपए का बाउंस बैक देखने को मिला है। मुझे लगता है कि ये ट्रेंड अगर कंटिन्यू होता है, रिस्पेक्ट अगर ये सपोर्ट लेवल्स को कंटिन्यू करता है रिस्पेक्ट करना, तो ऊपर में 1300 तक का इस स्टॉक में मूव हमें देखने को मिल सकता है। सिर्फ ध्यान रखना है कि इमीडिएट नहीं होगा, एक 6 से 8 महीने का व्यू अगर रखते हैं तो 1300 तक के SBI के केस में टारगेट्स बन सकते हैं। अब जैसे पूरा सेक्टर अगर चलता है तो सारे के सारे स्टॉक्स चलेंगे, लेकिन अगर इनमें रेटिंग अगर देना हो तो मुझे लगता है कि 1 नंबर पे SBI लाइफ होगा, 2 नंबर पे ICICI प्रू लाइफ होगा और 3 नंबर पे HDFC लाइफ होगा। ठीक है, तो ये है इंश्योरेंस स्पेस पर राय और निवेश भी किस तरीके से करना चाहिए ये भी हम मंदार ने भी आपको बताया कि कौन कौन से स्टॉक्स इस स्पेस में भी अच्छे लग रहे हैं। अब आगे बढ़ेंगे और पुणे से हमारे साथ अगले दर्शक जुड़े हैं। मंगेश जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। नमस्कार, मेरा सवाल ये है कि मेरे पास है ना 135 शेयर्स है, मैंने वो 425 के भाव से लिया था, तो होल्ड करने के लिए क्या करना चाहिए? जी हाँ, देखिए थोड़ी तकनीकी दिक्कत है, लेकिन जो हम समझ पा रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि अब इन स्तरों पर भी इन्हें होल्ड करना चाहिए, कुछ उम्मीद है क्या? क्योंकि लेटेंट व्यू तो हमने देखा कि जब से IPO आया, लिस्टिंग हुई, उसके बाद से लगातार ये स्टॉक टूट ही रहा है। जिस भी लेवल पर किसी ने एंट्री लेने की कोशिश की होगी उनको यहाँ पर नुकसान ही झेलना पड़ रहा है। इनका भी खरीद भाव 425 का था, गिरावट में एंट्री लेने की कोशिश की लेकिन कुछ फायदा हुआ नहीं। यहाँ पर आसान लेटेंट व्यू में तो हम देख रहे हैं कि स्टॉक भी टूट रहा है, नतीजे भी मार्जिन में हम देख रहे हैं लगातार दबाव ही दिखाई दे रहा है। इस स्टॉक्स में बने रहने से कुछ होगा या फिर निकल जाने की ही सलाह देंगी? नुकसान भी इनको काफी हो चुका है, करीब 10,000 के आसपास का नुकसान ये झेल रहे हैं स्टॉक में, तो क्या करें?
है, इसका आईपीओ आया था शायद दिसंबर 2021-22 के बीच में 197 रुपीज पे। वहां से तो ये काफी तेज हुआ, लेकिन डेटा एनालिटिक्स कंपनी है ये, और जिस तरह से आपने सही बोला पूजा, नतीजे यहाँ पे सपोर्टिव नहीं है, तो उसी का खामियाजा भुगत रही है और हम उसमें फॉल देख रहे हैं। मेरे हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पे वीकनेस हमें और देखने को मिलेगी। तो अगर ये पैसा निकालने की इन्हें जल्दी ना हो तो ही होल्ड करें, नहीं तो एक बार एग्जिट कर जाए। ठीक है, लेटेंट व्यू पर ये सलाह आस्था की तरफ से। लेकिन अगला सवाल लेंगे ट्विटर के जरिए। रमेश जी का सवाल आया है और इनके पास है येस बैंक के 570 शेयर 18 रुपये 80 पैसे के भाव पर। येस बैंक 15-16 रुपये के आसपास इसके भाव होने चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि 24 तक जाने के बाद ये शेयर लगातार प्रेशर में है। छोटे मोटे ट्रेडिंग बाउंस इसमें आ सकते हैं, लेकिन जो बड़ी तेज़ी के ट्रिगर्स थे वो कहीं ना कहीं इस शेयर के लिए निश्चित तौर पर वो ख़त्म हो गए हैं। 15 का भाव है, 19 की खरीद है। आस्था, क्या सलाह होगी आपकी तरफ से? कोई उम्मीद रखें या फिर थोड़ा नुकसान सह लें और निकल जाएं, या फिर इनके भाव के आसपास आए, थोड़ा बहुत बाउंस बैक आए तो वहां पर एग्जिट करने की कोशिश करें? मेरे हिसाब से भाग के आसपास एग्जिट करने की यहाँ पे ट्राई करें, क्योंकि देखिए दो पॉजिटिव थिंग है। सबसे पहले तो जो स्ट्रेस्ड असेट का पूल था वो जेसी फ्लावर्स को ये ऑलरेडी यहाँ पे कर चुके हैं, इसको कंक्लूड कर चुके हैं उसकी सेल को। तो मुझे लगता है कि वहां से अब जाके जो इनके जीएनपी रेशियोज हैं उसमें हमें एक सुधार देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ देखा जाए तो इन्होंने कार्लाइल एंड एडवेंट से पैसे भी उठाए थे, तकरीबन 8,900 करोड़ के आसपास। तो वो भी एक जो पैसा उठाया है वो क्रेडिट ग्रोथ में यहाँ कंपनी को मेरे हिसाब से एक मददगार साबित होगा। तो हो सकता है कि ये बैंक लॉन्ग टर्म में, क्योंकि जो अभी रिसेंट एक्टिविटीज हुई है, लेकिन उसके साथ एक हैंगओवर जो हमें पता है कि जिस तरह से एसबीआई का बड़ा स्टेक था और उनकी स्टेक सेल की भी बात थी क्योंकि डेडलाइन थी मार्च की, तो वो भी एक नेगेटिव फैक्टर वर्क कर रहा था। बट मुझे लगता है ये जो मिक्स ऑफ न्यूज है, ये इसका लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आना चाहिए, क्योंकि जो भी नेगेटिव हैंगओवर्स थे शायद वो निकल चुके हैं और कंपनी ने जो भी रिसेंट में इवेंट्स किए हैं वो शायद ग्रोथ की तरफ बैंक को लेकर जाए। तो लॉन्ग टर्म का व्यू है, तो मुझे लगता है कि कॉस्ट प्राइस के आसपास निकलने के इनके आसार रहेंगे, इसलिए बने रहने की सलाह है, लेकिन सिर्फ लॉन्ग टर्म में अगर ये होल्ड करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो यहाँ पे कुछ आसार है भी, आपको एक अच्छा मुनाफा हो सकता है, लेकिन थोड़ा समय देना पड़ेगा आपको येस बैंक में, क्योंकि काफ़ी कुछ चल रहा है मैनेजमेंट लेवल पर, इस पर कंपनी लेवल पर, तो थोड़ा समय देना पड़ेगा आपको येस बैंक में। चलिए अब अगला सवाल ले लेते हैं, और ये सवाल हमें भेजा है प्रशांत जी ने व्हाट्सएप पर। एम्फेसिस पर सवाल है इनका। 11 शेयर्स 3,174 पर इन्होंने एम्फेसिस के लिए हुए हैं। हमने आईटी स्टॉक्स में भी देख रहे थे, मिड कैप छोटे मझोले स्टॉक्स में भी काफ़ी ज़्यादा टूटा है, और ऐसा ही कुछ एम्फेसिस में भी देखने को मिला। इनकी खरीदारी भी काफ़ी ऊपरी लेवल पर है, वहाँ से स्टॉक लगभग आधा हो चुका है। यहाँ पर मंदार, एम्फेसिस क्या करना चाहिए? कोई उछाल आपको दिखाई दे रहा है चार्ट पर, या फिर और वीकनेस दिखा सकता है एम्फेसिस? पूजा जी देखिए, मुझे तो लगता है कि वीकनेस और देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस स्टॉक में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ था 1900 के लेवल पे। 1900 का ये लेवल था और मल्टीपल टाइम्स इस लेवल को इस स्टॉक ने रिस्पेक्ट किया था सपोर्ट के तौर पे। अब इसी वीक में ये सपोर्ट ब्रेक हो चुका है, तो मुझे लगता है कि जब तक 1900 के नीचे ट्रेड करता है तब तक इस स्टॉक में वीकनेस बना रहेगा और नीचे की लेवल्स हमें देखने को मिल सकती है। नीचे अब जो अच्छा खासा सपोर्ट इस स्टॉक में है वो सीधा 1600 से लेके 1500 के बीच में है। तो मेरी राय तो रहेगी, अगर पोजीशन है तो एग्जिट कर दीजिए। 1600 और 1500 के बीच में अगर सपोर्ट ले लेता है तो वहां पे रिव्यू कर सकते हैं, वहां पे पोजीशन बनानी है नहीं बनानी है ये इसके बारे में सोच सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो ऐसे लग रहा है कि 1900 अभी ब्रेक किया है तो और वीकनेस इस स्टॉक में बढ़ेगा। ठीक है, एम्फेसिस को लेकर ये व्यू। लेकिन आज हम बाजार को अगर देखेंगे तो यूएस फेड की पॉलिसी से पहले बिल्कुल सतर्क हैं, और शुरुआत तो बड़े जोश के साथ हुई थी, लेकिन उस जोश को फिर गंवाया बाजार ने और अब सपाट ट्रेड हो रही है। लेकिन इसके पहले हमने देखा था कि कुछ घरेलू चुनौतियां बाजार के लिए आई थी। हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के पहले बाजार में हमने थोड़ा से अस्थिरता का माहौल देखा, और इसके बाद अमेरिका में एसवीबी बैंक के संकट के बाद पूरा अब एक चिंता का माहौल बना हुआ है। लेकिन भारतीय बाजार की चाल यहाँ से क्या होगी? क्या जो करेक्शंस पिछले दिनों आए,
क्या वो मौके बन रहे हैं या फिर थोड़ा सा माहौल और नेगेटिव यहां से हो सकता है? दुनिया के जो दिग्गज ब्रोकिंग फर्म्स हैं उनका व्यू क्या है, ये बताने के लिए हमारी सहयोगी प्रियंका उपल हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रियंका, बताइए क्या कह रहे हैं ब्रोकर्स? बिल्कुल, देखिए इस वक्त ये कंसर्न रखना इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए मार्केट में बहुत वाजिब भी है, जस्टिफाइड भी है, क्योंकि आप ओवरसीज बाजारों को तो इंडियन मार्केट्स को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से देखें तो अच्छा खासा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। हम लगभग 2% नीचे आपको निफ्टी पर रिटर्न रहे होंगे पिछले हफ्ते अगर आप कंपेयर करें दूसरे रेस्ट ऑफ द मार्केट्स। तो ऐसे में बड़े ब्रोकरेज व्यूज का इस वक्त क्या बाजार पर नजरिया बन रहा है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। एक एक करके आपको 3 इंपॉर्टेंट व्यू सुनाते हैं। पहले आपके सामने लाते हैं सिटी का व्यू। सिटी पर बुलिश, भारत पर बुलिश है सिटी। आप सुरेंद्र गोयल उनके जो रिसर्च ऑफ हेड है उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली और उसके हिसाब से जो बाजार में इतनी हेडविंड्स और इतनी जो गिरावट आ चुके हैं इंडियन मार्केट्स में, इसके चलते अब यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड रेशो काफ़ी फेवरेबल हो गया है। इनफैक्ट उन्होंने तो मार्च 2024 के लिए निफ्टी का एक टारगेट भी दिया है 18,500, यानी यहाँ से लगभग 1400-1500 पॉइंट्स की रैली आप निफ्टी पर देख सकते हैं अगले साल मार्च 24 तक। कुछ प्रेफर्ड बेट्स भी उन्होंने बात कही है। उन्हें लगता है कि अच्छी वैल्यू बाइंग आपको इंडिगो जैसे स्टॉक्स में, गेल जैसे स्टॉक्स में आपको नजर रखनी चाहिए। और जो इस वक्त एक बड़ा क्राइसिस जो ग्लोबली यूएस बैंक्स पे, यूरोपियन बैंक्स पे जो बन रहा है, उसका किसी तरह का भी असर भारत पर नहीं दिखेगा, बहुत ही लिमिटेड रिस्क रहेगा उनका, साथ ही में ये भी कहना है। दूसरा इंपॉर्टेंट व्यू आपको बोफा सिक्योरिटीज का दिखाते हैं। उन्हें भी लगता है कि ये जो गिरावट देखने को मिल रही है ये एक्चुअली आपके लिए बाइंग के मौके होने चाहिए। एमडी ऑफ बैंक ऑफ अमेरिका अमीश शाह की रिपोर्ट में उनके हिसाब से हालांकि निफ्टी में अभी थोड़ी और गिरावट देखने को मिल सकती है, 16,000 तक भी स्लिप कर सकता है निफ्टी, 6% यानी कि यहाँ से वीक और हो सकता है, लेकिन ऐसे लेवल्स पर आकर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहद फेवरेबल हो जाएगा, आपको बाइंग के मौके ढूंढने चाहिए। और इनफैक्ट उनका ये भी व्यू है कि अगर आप ग्लोबली बाजारों को कंपेयर करें तो यूएस मार्केट से बहुत बेहतर स्थिति में इंडियन मार्केट्स है। स्लो डाउन की कोई यहाँ से मंदी से जल्दी रिकवरी इंडियन मार्केट्स में पहले होगी अगर मंदी होती भी है तो। और निफ्टी ने इनफैक्ट S&P को आउट परफॉर्म किया, तो उन्हें हालांकि थोड़े से कंसर्न्स लगते हैं कि यहाँ से नीचे स्लिप करेगा बाजार, लेकिन अगर 16,000 तक जाता है तो आपको यहाँ से खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। तीसरा जो एक व्यू बनेगा वो CLSA से होगा, विकास जैन का। उनके हिसाब से सेंटिमेंट अभी काफ़ी कमज़ोर है इंडियन मार्केट्स का, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन ऐसे खराब माहौल में जब सेंटिमेंट खराब होते हैं, क्योंकि ग्रेट प्राइसेस एंड ग्रेट टाइम डजंट कम टुगेदर, तो आपको ऐसे समय पर खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। और उन्हें लगता है कि इनफैक्ट उन्होंने कुछ कंपैरिजन भी ड्रॉ की, 2008 की बात करें, 2020 को अगर छोड़े तो ऐसे सेंटिमेंट जो होता है वो एंट्री के मौके देते हैं। तो ये जो आप सारा मौका है इसे आप खरीदारी के अच्छे गुड फंडामेंटल स्टॉक्स पर निकालें। और उन्होंने कुछ अपनी प्रिफर्ड बेट्स भी यहाँ लिस्ट की CLSA ने। उन्हें रिलायंस पसंद आता है, हिंडाल्को पर आप नजर रखें इन्वेस्टर्स, और इनसाइट इंडसइंड बैंक जैसे स्टॉक्स जो है वो अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। तो 3 डिफरेंट व्यूज हम आपके लिए लेकर आए हैं जहाँ पर थोड़ा सा कॉशियस नजरिया तो लग रहा है, शायद निफ्टी में और थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकते हैं जो है बोफा को लगता है, लेकिन एट द सेम टाइम सिटी को लगता है यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत फेवरेबल है। और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से जितने भी ग्लोबल हेडविंड्स हैं वो इंडियन मार्केट्स के लिए बहुत ही लिमिटेड है। स्लो डाउन अगर बाहर के बाजारों में आता है तो उसका असर हम तक सीमित होगा और आपको यहाँ पर अच्छे स्टॉक्स को पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। शुक्रिया प्रियंका, तो बिल्कुल सही व्यू। और ब्रोकरेज को यहाँ से लगता है कि भारत पर जो ग्लोबल संकट है उसका ज़्यादा असर नहीं होगा। सेंटिमेंट वीक ज़रूर है, लेकिन इस कमज़ोर सेंटिमेंट में ही बाज़ार में मौके भी बनते हैं निवेश करने के लिए, खरीदारी करने के लिए। और अगर बाज़ार यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन और दे दी तो आपको बेहतर एंट्री पॉइंट्स मिल जाएंगे। और स्टॉक्स भी मेंशन कर दिए हैं प्रियंका ने, सभी के सभी ब्रोकरेजेस के सिटी, इंडिगो और गेल पर उनके प्रेफर्ड पिक में उनके शामिल हैं। और CLSA की बात करें तो रिलायंस और हिंडाल्को जैसे दिग्गज, इंडसइंड भी उसमें शामिल है, ये पोर्टफोलियो के उनके पार्ट हैं। तो मौके बन सकते हैं आपके लिए, आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं। सेंटिमेंट वीक ज़रूर है, लेकिन ग्लोबल संकट से आप बहुत ज़्यादा प्रभावित यहाँ से बाजार नहीं होंगे, और अगर होती भी हैं तो आपके लिए मौके बनेंगे गिरावट पर निवेश करने को लेकर। राजस्थान चलेंगे, वहाँ से अगले दर्शक का सवाल लेंगे। चित्रेश कुमार का सवाल आया है व्हाट्सएप के जरिए, और इनके पास है PNB के शेयर 88-61 रुपए के भाव पर। 61 वाला शेयर हम देख रहे हैं कि ये 48 रुपए के आसपास हो गया है। और मुझे याद है अच्छी तरह से मंदार जी कि 61 के आसपास जब था तो भी यही उम्मीद जताई जा रही थी कि आप खरीदिए इसको, 80 रुपए के आसपास तक के टारगेट्स इसमें निकल के आ रहे थे PNB के लिए। 50 रुपए के आसपास है। इसके चार्ट्स क्या वीक हो गए हैं? आपकी सलाह क्या होगी इसमें?
अभिषेक जी देखिए, मुझे लगता नहीं है कि चार्ट्स वीक हो चुके हैं। बेसिकली इसका अगर लॉन्ग टर्म चार्ट हम देखते हैं तो एक तो ये 2020 से पूरा जो एक 2 साल का जो पीरियड था जिसमें हमने सारे के सारे स्टॉक्स को एक 5 टाइम्स 10 टाइम्स काइंड ऑफ रिटर्न देते हुए देखा है कोविड के बाद, इस स्टॉक में ज्यादा कुछ मूवमेंट हुई नहीं। इस स्टॉक ने एक बेस काइंड ऑफ फॉर्मेशन इसमें बना, जिस केस में ये स्टॉक 47 और नीचे में 28 25 इस लेवल्स के बीच में ट्रेड कर रहा था। और हाल ही में यानी नवंबर 22 में इस स्टॉक ने ये रेंज ब्रेक करके ऊपर चला। तो 47 का जो ये रेजिस्टेंस बना था इस स्टॉक के लिए 2 साल से 2020 से लेकर 2022 तक, ये इसने नवंबर 22 में ब्रेक किया। अब क्या होता है कि कोई भी स्टॉक जब रेजिस्टेंस ब्रेक कर देता है, यानी टेक्निकल्स में कहते हैं कि वंस अ रेजिस्टेंस इज ब्रोकन इट बिकम्स अ सपोर्ट, तो बहुत बार स्टॉक वो सपोर्ट को टेस्ट करने के लिए नीचे आ जाता है और उसी तरीके का फॉर्मेशन इस स्टॉक पे भी हमें देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता नहीं कि डरने वाली बात है, इसमें पोजीशन बनाए रखे। प्लस मैं तो कहता हूं कि ये स्टॉक फिलहाल सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है, यहां पे पोजीशन अगर ऐड भी करते हैं तो भी चल जाएगा। इसमें जो स्टॉप लॉस होगा वो 43 का रहेगा। 43 के स्टॉप लॉस से आज भी 48 के लेवल पे पोजीशन ऐड कर सकते हैं। सिर्फ व्यू जो है लॉन्ग टर्म रखना चाहिए, यानी 2 से 3 साल का अगर आप व्यू रखते हो तो इसमें आपको बहुत ही बेहतरीन रिटर्न्स इसमें मिल जाएंगे। 43 का स्टॉप लॉस रखना है और पोजीशन होल्ड करनी है। 43 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन होल्ड करिए। जितना टूटना था टूट चुका है, अब यहां से तेजी आएगी, लेकिन आपको थोड़ा समय देना पड़ सकता है। पीएनबी में 2 से 3 साल का नजरिया रखिए कम से कम इस स्टॉक में। चलिए फिलहाल इतने ही सवालों को शामिल कर पाएंगे। मंदार बाबा, धन्यवाद आपका समय देने के लिए। रास्ता आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति भी सुझाने के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे और अभिषेक को दीजिए इजाजत। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।